हेलो एवरीवन। तो फाइनली आंसर्स की वीडियो आ गई है। आई नो आप सभी को बहुत परेशान होना पड़ा। आप सभी ने क्वेश्चन बैंक पूरी मतलब ढूंढ डाली एंड देन अपने नोट्स पूरे उठाकर देख लिए हैं। आपने परीक्षा बूथ, परीक्षा अध्ययन गाइड वगैरह सबसे देख लिया है, लेकिन आपको आंसर्स नहीं मिले, है ना? नहीं मिले होंगे, बेसिक सी बात है ना, क्योंकि देखो आंसर्स तो हैं, गाइड्स में आंसर हैं। ये आपके ये क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध, इसकी सहायता से ओम के नियम का निगमन कीजिए, ये आपको परीक्षा बूथ, परीक्षा अध्ययन में नहीं मिलेंगे, ये आपको बड़ी लेवल्स की बुक्स में मिलेंगे, है ना। जो बड़ी लेवल्स की किताबें रहती हैं आपको वहाँ मिलेंगी, जो गाइड्स रहती हैं। आपने अगर किताब को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये वहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है, आंसर्स। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस है, आप समझ रहे होगे कि सर इतने ऐसे तो क्वेश्चंस हमने कभी पढ़े नहीं, ना हमारी कोचिंग्स में लिखवाए ना हमारे स्कूल्स में लिखवाए। सर इतना स्टैंडर्ड लेवल तो अभी तक नहीं हुआ है ना, तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मन में डाउट्स आ रहे होंगे ना। तो गाइस बहुत, एंड आपका अर्धवार्षिक को लेकर भी बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे होंगे कि सर अभी तक फिजिक्स में, खासकर फिजिक्स में बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है एंड वार्षिक के लिए एक दिन का गैप है, हम कैसे क्या करेंगे एंड क्या होगा हमारा। तो उस चीज़ से भी रिलेटेड यार हर आपके क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इन क्वेश्चंस का, ठीक है। उस आंसर्स देखने के पहले आप ये जान लो कि ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल बदला गया है, ठीक है गाइस, क्वेश्चंस का लेवल बदला गया है, आंसर्स सेम रहने वाले हैं। क्वेश्चंस आपको मतलब जो वो होता है ना कि गुमराह करने के लिए है, आपका माइंडसेट बदलने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। अब गॉस का नियम मैंने आपको बताया था, गॉस का नियम कुछ अभी बात चल रही थी कि इस टाइप से आने वाला है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग पूरे घूम जाने वाले हो, इसलिए मैं हर बार बहुत बार बता चुका हूँ कि गॉस की प्रमेय है इस फॉर्म में आने वाली है, ठीक है। ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी इसमें आई तो आप समझ जाओगे, ठीक है, लेकिन आप फिर भी घूम जाओगे कि इसमें गॉस की प्रमेय सॉल्व करना है कि समतल आवेशित प्लेट इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सर मतलब कैसे, इसको कैसे ही क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा। हमें तो ये पता है कि गॉस की प्रमेय सॉल्व करना है, कैसे करना है वो पता है, तो हम नॉर्मल कर लेंगे। लेकिन सर अगर ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन आया तो हमें तो ये पढ़ा ही नहीं गया, फिर हम क्या करेंगे। तो गाइज आंसर तो हमें वही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन कैसा भी बदला हो, क्योंकि अब आप लोग 12th में हो, अब आप लोगों की क्लास 8th एंड 7th नहीं है। बेसिकली ये हो तो 9th क्लास से जाता है क्वेश्चन बदलना, लेकिन वो CBSE लेवल पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो जो गॉस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग पूछा गया ना एक क्वेश्चन, जैसे अक्षीय तो आपको मिल गया होगा, निरक्षीय भी मिल गया होगा, ठीक है। गॉस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, तो ये CBSE के लेवल पर पूछा जाता है, इस बोर्ड्स के लेवल मतलब ये स्टेट बोर्ड के लेवल पर नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर पूछा जाएगा, क्योंकि अब देखो सिलेबस NCERT कर दिया है, जो पूरे देश में चलेगा वही सब स्टेट्स बोर्ड्स में चलेगा, है ना। तो अब हमें उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा, एंड हम रिस्क तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने 2 क्वेश्चन, पूरा पेपर बन रहा है, अगर अपन ने 2 क्वेश्चन बड़े बड़े छोड़े, ठीक है, 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर के, एंड अपने ऑब्जेक्टिव गलत हुए, तो हम लोग 70 में अगर अपन लोग 60 के ऊपर जाने वाले हैं, तो अपन लोग 40 और 50 पर भी गिर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन स्किप भी हुआ, एक क्वेश्चन बदल कर आ गया, बड़ा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का, एंड वहां पर हमने गड़बड़ कर दी, तो हम डायरेक्ट 50 से 40 पर गिर सकते हैं। लिटरली ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन हम सच में इतना गिर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम लोग एक वाक्य में, ठीक है, या एक वाक्य में और रिक्त स्थान में कहीं ना कहीं घूमने वाले हैं, है ना। अगर अच्छी तैयारी हुई तो नहीं घूमेंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, तो वो घूम जाएंगे। एंड बड़े क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन में वो लोग घुमा देते हैं, तो वहाँ पर अगर अपन गिरे तो 50 पर गिर जाएंगे, यानी कि 20 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो वो चीज़ हमें बहुत खास ध्यान रखनी है। ओके, चलो तो इसके आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। सभी के आंसर्स नॉर्मल हैं, ठीक है। अक्षीय निरक्षीय का देखो, आपका आंसर अक्षीय निरक्षीय का कर देते हैं। ये रहा आपका अक्षीय का, ठीक है, नॉर्मल सा ये डायग्राम तो आपको आता होगा, ठीक है। अक्षीय वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय दिशा पर ये अपन लोग डायग्राम बनाएंगे, ये -Q हो जाएगा +Q, ठीक है। R-L, R+L, इन दोनों का खेल चलेगा पूरा। पहले +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये सूत्र लग जाएगा, और यहाँ पर बिंदु P पर कितना हो रहा है, +Q से बिंदु P तक क्या हो रहा है, R-L, ठीक है।
फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर माइनस क्यू से हो रहा है, ठीक है, माइनस क्यू से कहाँ तक हो रहा है, बिंदु पी तक, तो ये क्या बन रहा है, आर प्लस एल, तो ये हमारा ये दूसरा बन गया। फिर ये क्या होता है, अपन लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माइनस कर देंगे तो E1 माइनस E2, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, सिंपल यही माइनस कर देंगे एंड देन हमारा एलसीएम फैल्सीएम लेकर, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब साल भर में तो इतना तो आ गया होगा, हर डेरिवेशंस में यही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिकली बनता ही होगा एंड फिर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। फिर ये हमें यहाँ पर ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये और थोड़ा सा ये बचा है जो वायु एवं निर्वात के लिए लिखा जाता है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से देख लेना, Q का मान 2L होता है, ठीक है। ओके, हो गया ये हमारा क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं हम लोग निरक्षीय। चलो, तो ये रहा निरक्षीय, इसका भी हम लोगों को डायग्राम देख लेना है। कई लोग इस तरफ ये कोण बनाते हैं, ठीक है, ये एरोज बनाते हैं, कुछ लोग इस तरफ बनाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से देख लेना है। अगर आपसे नहीं आती, अपने आप को ऐसा नहीं समझना कि हम पाइथागोरस अभी क्यों पढ़े, हम 12th में आ गए, हम पाइथागोरस क्यों पढ़े, नहीं आती, सीखो, क्योंकि पाइथागोरस आपके 2 बड़े क्वेश्चंस में, काफ़ी बड़े क्वेश्चंस में, एलसीआर वो कंफर्म आने वाला है एंड उसमें पाइथागोरस का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस आनी चाहिए, ठीक है। अब पाइथागोरस आने से ये मतलब नहीं है कि आपको ये पता है कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आपको पता भी होना चाहिए कि किधर क्या है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें से यार बहुत मायने रखती हैं आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अपन लोग सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। एंड सॉरी, इसके बाद वही सेम प्रोसेस है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगी। उसके बाद सिंपल यही करना है यार, ये लिखा है सब आर प्लस का स्क्वायर, ठीक है, पूरा डायग्राम का खेल है, ठीक है। यहाँ से देख लो, फिर प्लस क्यू हो गया अपना, फिर उसके बाद माइनस क्यू कर देंगे। उसके बाद परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वही उसमें अपन लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। उसमें E1 माइनस E2 हो रहा था, इसमें E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। दोनों समीकरण बनना है, फिर वही प्लस कर देना है, सिंपल प्रोसेस लगेगी, ठीक है, सिंपल प्रोसेस लगेगी, ये पूरी प्रोसेस लग रही है, आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आते, यूट्यूब पर परफेक्ट इसके डेरिवेशंस के लेक्चर्स डले हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन आपको मिल जाएंगे, ओके। एंड यहाँ पर अपना आंसर आ जाता है, हमारे क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी में, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग, ठीक है। नॉर्मल सा आपको गॉस प्रमेय आना चाहिए एंड वो आपको आई थिंक आता होगा, ठीक है, गॉस प्रमेय आता होगा, नॉर्मल सा है, ठीक है। आपको फिर से बता देता हूँ, ये डायग्राम बना लेना है अपन को। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स थीटा ई उस पृष्ठ के परिवर्तित कुल आवेश द्वारा E1/E0 गुना होता है, ठीक है। उसके बाद गॉस प्रमेय लिख देंगे, थीटा ई बराबर Q/E ε0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समीकरण बन रहा है। फिर उसके बाद हमें आंतरिक घन कोण का फॉर्मूला आना चाहिए। आंतरिक घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर उसके बाद डी से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो डी थीटा ई क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। फिर डी थीटा ई क्या हो जाएगा, एक सूत्र आपको देख लेना है, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ई डी ए कॉस थीटा, ओके। बहुत इजी है यार, बहुत इजी। उसके बाद समीकरण 1 में ई का मान रख देने पर, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, ई का मान रख देंगे, तो 1/4πε0 Q/r² और उधर पे डी ए कॉस थीटा, समझ गए। यहाँ पर अपन लोग मान रख देंगे ई, यहाँ पर ई की जगह क्या रख देंगे, समीकरण 1, ठीक है, समझ गए। ई की जगह क्या रख देना है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 अपन ने रख दिया ई की जगह, फिर डी ए कॉस थीटा सेम लिख देना है, समाकलन कर देना है, ठीक है, समाकलन कर देंगे। फिर उसके बाद सिंपल सा ये समाकलन हो जाएगा, ठीक है, 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। उसके बाद ये Q, फिर ये 4π ये इस तरफ आ जाएगा एंड ये समाकलन की इस तरफ, अगर आपने मैथ्स का 7 चैप्टर पढ़ा होगा तो बन जाएंगे, है ना। एंड समाकलन तो आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि डी ओमेगा बराबर कितना होता है, 4π। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 4π एंड ये कट, तो हमारा क्या आ जाएगा, Q/E ε0, हमारा प्रूफ, ठीक है। गॉस प्रमेय हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है, नॉर्मल सी है यार, ओके। गाइस, ये पता अब वीडियो बढ़ी जाएगी क्योंकि यार आप लोगों ने देखा होगा एक एक डेरिवेशन समझाने में 1-1 घंटा जाता है एंड मैं जितना जल्दी हो रहा हूँ, जितना जल्दी हो पाएगा मैं उतना जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, इसकी सहायता से ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो सिंपल हमें धारा तथा अनुगमन वेग ही निकालना है,
इसमें और कुछ नहीं बाकी देखना है कि और क्या कुछ लग रहा। ये वाला आपने सूत्र देखा ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। सिंपल सा डायग्राम, हल्का सा थ्योरी, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे समीकरण बनाएंगे, सूत्र रखेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रख लो, फिजिक्स के डेरिवेशन में क्या होगा, समीकरण बनेंगे, हरदम समीकरण बनेंगे 1 2 3 जितने भी, उसके बाद जहां तक 1 2 3 ही बन पाते हैं, 2 बनते हैं या 3 बन जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ कर रहे हो उसका सूत्र रखना पड़ेगा अपन को। जैसे इधर पे धारा का ये हो जाएगा I = Q/T, फिर यहाँ पर मान रख देंगे ALNE/VD एंड यहाँ पर चौथा समीकरण ये बन जाएगा, ठीक है। चौथा समीकरण बन जाता है हमारा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सिंपली धारा घनत्व का मान रख देंगे। बहुत इजी है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको रखा मिलने वाला है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध ये कर लो, अभी 2 नंबर वाली वीडियो अलग से आएगी तो उसके लिए कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किरचॉफ के नियम को समझाते हुए व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसमें पता है क्या कहा कि इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों मिला दिए हैं, ठीक है, मिला दिए हैं ये माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। बड़ा क्वेश्चन है तो किरचॉफ के साथ व्हीटस्टोन भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये दोनों अपने लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अपन को ये मिल जाएंगे, ये रहे, ओके, ये रहा किरचॉफ, ठीक है। किरचॉफ का अपन को पहला दूसरा नियम दोनों अच्छे से बनने चाहिए, ठीक है। ये प्रथम नियम है, बहुत अच्छे से करना है आपको कि हरदम एक बात और याद रखना, आप कोशिश करिए कि ये लिख सको, ठीक है। स्टार्टिंग का जो बेस है, क्योंकि जो टीचर का माइंड है वो अगर उसने, देखो आप खुद देखो, ये इतना क्लियर से आप देख रहे हो कि सन फर्स्ट नियम, उसके बाद क्लियर डायग्राम, उसके बाद ये क्लियरिटी से हर एक चीज़ लिखी है, कैसे टिक नहीं करेगा कोई। वहीं पर अगर आपको वहीं पर चलो अगर लेके चलें, कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है, बेसिकली इस कॉपी में तो कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा है, ठीक है। अब मैं कौन सी कॉपी उठाऊँ, ऐसे कोई ख़राब रखी भी नहीं है, ठीक है, देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो अभी कोई है नहीं। जैसे अगर आप इसमें काटा फीटी कर देते, यहाँ पर ऐसे सीधे प्रथम नियम ना लिख के ऐसे इसको कूद देते, फिर डायग्राम यहाँ पर छोटा सा बना देते एंड यहाँ पर कुछ भी लिखते, सीधे ये सॉल्व करने लगते, 1 1 I1 I2 I3 I4, तो आपका कट जाता, ठीक है। ओके, चलो गाइस, बैकग्राउंड में आई नो नॉइस आ रही है क्योंकि मैं अपने सेटअप पर नहीं हूँ, है ना। चलो, यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम, बेसिकली आपको द्वितीय नियम अच्छे से आना चाहिए, इसके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम के मार्क्स इससे ज़्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नियम के। ओके, तो द्वितीय मतलब सेकंड नियम यानी कि सेकंड लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए किरचॉफ का, ठीक है। कुछ नहीं है, फर्स्ट I1 R1 I2 R2 एंड फिर उसका I2 R2 I1 I2 R3 = I2। सॉरी मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, आपने समझ नहीं, ठीक है। ये आपको देख लेना है एंड इससे ये बन जाएगा, नॉर्मल सा है, ईजी है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रहा मीटर सेतु व विभवमापी से आप क्या समझते हैं। एक तुरंत मन में आ गया होगा, सर मीटर सेतु तो कट गया, ये क्यों करा रहे हो, आया ना माइंड में, लेकिन यार कर लो, क्योंकि जो आपके ये पेपर हुए हैं ना प्राइवेट स्कूल्स के एंड काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स के एंड काफ़ी कोचिंग्स में, मैं अपनी बेसिकली ऑफलाइन बच्चों को करा रहा हूँ मीटर सेतु व विभवमापी। क्या ही जा रहा है, कौन सा अपन को 12th से पढ़ाई छोड़ देनी है कि यार ऐसा है कि 12th हमारी लाइफ की एंड, मतलब ये इसके बाद हमें फिजिक्स पढ़नी ही नहीं है, कोई बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। तो यार नॉलेज है, ठीक है, पढ़ लेंगे, क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या जा रहा है ना, ठीक है। ओके, चलो ये तो बाकी अब कर लेना, ठीक है, नहीं पढ़ा रहा, ओके। चलो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति को लॉरेंज बल द्वारा आधार पर समझाइए। तो लॉरेंज बल वाला गाइस क्वेश्चन आपका लिखा हुआ होगा यहाँ पर, जो मैंने लिखा हुआ था, क्योंकि एक जो कॉपी थी लिटरली यहाँ पर जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, मतलब जहाँ पर भी आया हुआ मैं वो प्राइवेसी ओपन नहीं कर सकता, वहाँ पर एक कॉपी खो गई है मेरी, सेकंड वाली है, येलो कलर की, आपको दिखाया होगा प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पर मिल ही नहीं रही है एंड आधे क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व है ना। तो इसमें आपको सिंपल लॉरेंज बल वो करना है एक्सप्लेन, यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कर लेना लॉरेंज बल, तो उससे रिलेटेड आंसर आ जाएगा, यही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायो-सैवर्ट के नियम, ठीक है, बायो-सैवर्ट का नियम करना है। ओके गाइस, तो बायो-सैवर्ट के नियम में आपको बस 4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये dB
ठीक है, dv प्रोपोर्शनल i, फिर उसके बाद dv प्रोपोर्शनल dl, ठीक है, dv याद रखना, dv प्रोपोर्शनल i ये i, फिर उसके बाद dv प्रोपोर्शनल dl, ठीक है, फिर dv प्रोपोर्शनल क्या करना है अपन को, ये इतना r है तो r स्क्वायर, ठीक है, dv प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, और फिर dv प्रोपोर्शनल ये क्या करना है थीटा। सॉल्व अपना 4 नंबर फिक्स, 3 नंबर फिक्स, ठीक है, 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर पक्के, फिर चारों को मिला देना है, नंबर मिल जाएंगे। कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है सन 1820 में ये चीज़ लिखना है। यार मैं हरदम कहूँगा कि ये चीज़ लिखना, ठीक है। कोई टीचर, कोई ट्यूटर ऐसा पागल नहीं होता है कि यार वो फालतू में ये लिखवा रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, है ना। जब वो लिखवा रहा है एंड वो दूसरे बच्चे को देखेगा कि यार इसने लिखा है एंड इस बच्चे में कुछ तो बात होगी, तो वो उसका माइंड अलग ही खुश टाइप का हो जाएगा एंड वो समझेगा कि ये बच्चे में कुछ तो है, ठीक है। तो आपको लिखना है सन 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट, ये कौन कौन थे, 2 साइंटिस्ट थे, बायो और सेवर्ट, चालक ने द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब बायो सेवर्ट के नियम अनुसार चुंबकीय क्षेत्र dv चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो dv है वो धारा I के समानुपाती है ये, ठीक है। तो पहला समीकरण बन गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई, चालक की जो ये चालक की लंबाई है dl के समानुपाती है। चलो dl का समानुपाती हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, हम प्रोपोर्शनल बोल रहे थे, dv समानुपाती dl, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमें देखना है r एंड थीटा, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा बिंदु P के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो dv प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों है ना, ओके। तो इसे थर्ड समीकरण दे देंगे। फिर उसके बाद अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य बने कोण की ज्या के चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये रहा ना साइन ये थीटा, ओके। 4 चीज़ बस देखनी है इसके, आप उस पर नहीं जाया करो कि यार इतना बड़ा है एंड बायो सेवर्ट कठिन है, इंपॉर्टेंट है तो कठिन होगा, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 सम्मिलित रूप से लिखने पर, ठीक है, सबको सम्मिलित रूप में लिख देंगे। तो dv प्रोपोर्शनल अब किस किस के साथ हुआ था गाइस, आवाज़ बैठ गई है लगातार बोल बोल के, है ना, क्योंकि हर क्लास का बोलना पड़ता है यार, ठीक है। I, फिर उसके बाद dl, फिर उसके बाद साइन थीटा बट्टे क्या था r स्क्वायर, सिंपल सॉल्व है, ठीक है। एंड ये एक वाक्य में ये क्वेश्चन आने वाला है, ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, सेट 3 में ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना अगर करना चाहो, ओके। बाकी मैं करवाऊंगा, टेंशन डोंट वरी, ये पेपर ही पेपर रखे पड़े हैं, देखो कितने ज़्यादा पेपर पड़े रखे हैं, सभी क्लासेस के डले हुए हैं सभी की वीडियोस बनानी है अभी, ओके। एम्पियर का परिपथी ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण व धारामापी परिनालिका के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी दूसरी कॉपी में था यार, ये भी दूसरी कॉपी में था, ठीक है। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम व उसके अनुप्रयोग, तो सिंपल आपका इतना क्वेश्चन आने वाला है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ओके। ये थोड़ा लेवल पे बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर ये आया तो आपको इतना लिख देना है, एक सूत्र है, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ, आपको बता चुका हूँ बेसिकली पिछली वीडियोस में, ओके। चलो तो ये रहा, ठीक है, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये जान लिया किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन परिपथ द्वारा I और U नोट गुना होता है, इसे क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं, ओके। एम्पियर का क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिपथीय नियम, ओके। गाइस एक और क्वेश्चन एक वाक्य में आएगा आपका, क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सकता, तो वो पृथ्वी, ये सेट नंबर 3 में ही था, हाँ 3 में था, ठीक है, ओके। एंड ये क्वेश्चन भी आएगा 2 नंबर में, ओम का नियम लिखो यार, मेहनत कर रहे हैं, लाइक किया करो। एंड गाइज लिटरली थैंक यू सो मच, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया है आप सभी ने, लिटरली बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना, क्योंकि उस वीडियो में जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उतना ज़्यादा आपने शेयर किया एंड सब कुछ किया, एंड इस वीडियो को भी इतना ही प्यार एंड सपोर्ट करना है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। गाइस ये रहा नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे में आएगा, 2 लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है।
ये एमपी बोर्ड का लेवल है, ठीक है गाइज, ये है एमपी बोर्ड का लेवल, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं वो सीबीएसई लेवल में, यानी कि ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कॉपी में दिखते हैं, ये आपके स्टेट बोर्ड के लेवल हैं, ठीक है, लेवल का है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको उसी हिसाब से तैयारी कराऊँ, दोनों के करते चलो, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसा क्या पेपर आने वाला है, ठीक है गाइज। लिटरली आवाज़ ख़राब हो रही है, सौरभ जोशी जैसा बोला, ख़राब हो रही है ना। चलो यहाँ पर आप लोग इसको देख लो, ठीक है, इसको देख लो, ये देख लो, ये कंप्लीट, ठीक है। ये लिखा होगा आपका 2 लंबी परिनालिकाओं का, ये मैं इसलिए ऐसा दिखा रहा हूँ क्योंकि यार अच्छा सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सा टफ टाइप का लेवल है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया था, ये थोड़ा सा टफ है ना। आपका लगा हुआ होगा 2 लंबी परिनालिकाओं वाला, है ना। उसके बाद धारा माप, ये 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये तो हो गई आपका 2 समतल कुंडलियों वाला, है ना। एंड गाइज ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन ये 14th क्वेश्चन LCR, गाइज ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है गाइज? इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये मैं आपको बता देता हूँ गाइज, ये रहा LCR क्वेश्चन। 7 चैप्टर से LCR परिपथ का एक 5 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा, इसमें आपका परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर धारा ज्ञात कीजिए। आपका डायरेक्ट में इसको तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं दिखाने से रहने नहीं वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे ना चाह कर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, LCR का ये पूछा ही जाने वाला है। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा एंड कलांतर, ये 110% आने वाला है, ठीक है। और बाकी मैं क्वेश्चन नहीं दिखा सकता, सॉरी, लेकिन ये मुझे ना चाहकर हुए भी दिखाना पड़ा, क्योंकि ये 5 नंबर बहुत 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 मायने रखते हैं आप सभी के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये डायग्राम बनना है, ये LCR, इसको बोलेंगे VL, VC, VR, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, ठीक है। माना प्रेरक L1, इसको देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिणामी वोल्टता, ये तो आपको बना लेना है डायग्राम, ये डायग्राम का नोट है, ठीक है, ओके, मतलब थ्योरी है। फिर उसके बाद लिखना है आपको परिणामी वोल्टता जो कि हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट है परिणामी वोल्टता, इसको अपन लोग कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है। परिणामी वोल्टता, माना किसी क्षण परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है, यदि प्रेरक, संधारित्र एवं प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता क्रमशः VL, VC एंड VR हो, तो अपन को क्या करना है, VL का हो जाएगा I इंटू XC, वो सॉरी XL, VC हो जाएगा I इंटू XC, VR हो जाएगा I इंटू R, ठीक है, IR, ओके। फिर इस सभी का लिख देंगे कि इनमें से कौन कौन सा क्या है। तो इस परिपथ में VR और I समान कला में है, ठीक है। VR जो इसमें VR है और I, ठीक है, I क्या है, समान कला में है। उसके बाद VL और धारा I के 90 डिग्री अग्रगामी व VC धारा I के 90 डिग्री कलांतर के पश्चगामी होता है, तब VL व VC का परिणामी VL माइनस VC होता है। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब समझते हो आप हाइट, ठीक है, हाइट, उसके बाद बेस आप लोग ये समझ जाते हो, ठीक है। ये डायग्राम आपको बना लेना है, ये VL VC हो गया, ये VL हो गया, ये VC, ठीक है, ये VL VC, ये VR, ये I है, ये 90, ये 90, ठीक है, ओके। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम अपन लोग लगा देंगे। समीकरण 2, 3 व 4 के मान रख देंगे, ठीक है। इसमें समीकरण 2, 3 व 4 के मान रखने पर, ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा हमारा क्या, फ्रेजर आरेख, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया फ्रेजर आरेख। उसके बाद हम लोग प्रतिबाधा लगा देंगे, समीकरण 5 को लेके प्रतिबाधा लगा देंगे। फिर उसके बाद ओम के नियम से हम लोग प्रतिबाधा निकाल लेंगे, ठीक है। ओम के नियम से क्या कर लेंगे, इतना कर लेना है, प्रतिबाधा निकाल लेना है, ठीक है। प्रतिबाधा यहाँ पर निकल आती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कलांतर, ठीक है, ये निकल आया हमारा कलांतर, ठीक है। ये थीटा, जो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा ये होता है अपना कलांतर, ठीक है, जो हमारा कलांतर निकल आया है। उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग धारा, और उसके बाद हमें मिल जाएंगे 5 नंबर, मस्त से, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो हो गई है बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी। तो इसके आगे तो मैं वीडियो बनाने से रहा, क्योंकि नेक्स्ट ये पार्ट तो यहाँ पर हमारा ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है।
ये पार्ट खत्म हो गया एंड जो बाकी के क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर, विस्थापन, ठीक है, मैक्सवेल, उसके बाद प्रिज्म वाला क्वेश्चन, ठीक है, एंड इसके बाद ये हाइजिंग सिद्धांत, ये सभी आपके लिखे हुए हैं, सभी आपको क्वेश्चन बैंक उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चंस की लेवल पर मत जाओ, क्वेश्चन समझो, अच्छे से पढ़ो, आपको आंसर्स हैं, आपके पास आंसर्स, डरो नहीं कि हमारे पास इनके आंसर्स नहीं हैं आपके पास आंसर, बस क्वेश्चंस के चक्कर में आप लोग घूम रहे हो। एंड मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपके आंसर्स आपको पता चल जाएं, ठीक है। बाकी गाइज आप सभी के ये आपका ये 4 नंबर 5 नंबर का पूरा मैटर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब बचे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का, तो वो भी अब बनना स्टार्ट हो गया है, मैं वो आपको बता देता हूँ। पूरे सेट मैंने आपके लिख लिए, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन ये प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड के सभी क्वेश्चंस लिख लिए हैं, साथ में आपके 3 साल के पेपर लिख लिए हैं, जितने सेट आए हैं वो लिख लिए हैं, ये पूरे सेट सॉल्व कर लिए हैं। देखो पूरा आपका लिख लिया है कि ये क्वेश्चन 2020 15 14 में आया था, ये क्वेश्चन 2020 19 18 17 में आया था, ये क्वेश्चन 2017 16 15 13 11 में आया था, ये क्वेश्चन 2020 19 में आया था, ये क्वेश्चन 19 14 13। लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो पर 300 लाइक्स चाहिए, कितने गाइस? 300 लाइक्स, प्लीज़ कंप्लीट करा देना। वीडियो को 10 दोस्तों को शेयर कर देना है, चलो 5 को तो कर देना, ठीक है, 5 दोस्तों को शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बस प्लीज़ इस वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करना। ओके ओके बाय। #टॉपर सॉल्यूशन लिख देना अगर जिसने वीडियो एंड तक देखी हो। ओके, थैंक यू।